ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे हेमाटेनिक्स की। हेमाटेनिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली हीम मींस ब्लड, और हेमाटेनिक्स वो होंगे जो ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स होंगे। इट मींस ब्लड की सिंथेसिस में जो हेल्प करता है, जो एजेंट हेल्प करते हैं उसको हम हेमाटेनिक्स बोलते हैं। तो बच्चों, हेमाटेनिक्स में बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट हेमाटेनिक्स हैं दैट इज आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ये तीन आपके हेमाटेनिक्स के एग्जांपल्स हैं। देखिए, इनके अलावा भी पायरिडॉक्सिन और कॉपर आपका एज अ सपोर्टिव हेमाटेनिक्स होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में या थोड़ा सा जिनका इंपॉर्टेंस होता है हेमाटेनिक्स के रूप में। तो कॉपर और पायरिडॉक्सिन होते हैं, और मेन जो हमारे हेमाटेनिक्स होते हैं दैट इज आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। हेमाटेनिक्स की देखिए हमको नीड क्यों है, हेमाटेनिक्स की नीड क्यों है, क्योंकि कुछ हमें हमारी ऐसी डिजीज है, बीमारियां हैं जिसमें हम बेसिकली आपके बॉडी में ब्लड की सिंथेसिस कम होती है या ब्लड का फॉर्मेशन कम होता है, लाइक एज एनीमिया। तो एनीमिया में हमको क्या लेने की जरूरत है, हेमाटेनिक्स, जो कि ब्लड फॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करे और बॉडी में ब्लड की सिंथेसिस को बढ़ाए। तो बहरहाल हेमाटेनिक्स की नीड क्यों है, तो ये आपको क्लियर हो गई। और कई बार तो ये हेमाटेनिक्स की नीड हमारी क्लियर है, राइट। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। हेमाटेनिक्स की नीड हमारी क्लियर हो गई। डेली रिक्वायरमेंट, अगर हम बेसिकली आज किसको कवर करेंगे, आयरन को। तो बच्चों, आयरन का कितना डोज मेल में, एडल्ट मेल में आयरन का 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है, जबकि फीमेल में रिक्वायर्ड डोज है 1 से 2 मिलीग्राम। जबकि प्रेग्नेंट, ये देखिए, ही डेली रिक्वायर्ड इन एडल्ट मेल 0.1 टू 0.1 मिलीग्राम एडल्ट, ये एडल्ट मेल में है। जबकि एडल्ट अगर फीमेल की बात करें तो इट इज 1 टू 2 मिलीग्राम एंड 3 टू 5 मिलीग्राम इन फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये आपको कोड जरूर करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर से जो डेली रिक्वायर्ड डोज है आयरन की प्रेग्नेंट वुमेन में दैट इज 3 टू 5 मिलीग्राम पर डे, राइट। तो ये आपकी हमने क्या बात कर ली, रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आयरन बेसिकली चूंकि कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस कैसे उसका रोल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप आयरन की हम बात करें तो देखिए, हीमोग्लोबिन में जो टोटल बॉडी का आयरन है दैट इज 66%। जबकि फेरेटिन, फेरेटिन आयरन का स्टोर्ड फॉर्म है। मींस अगर हम बोले कि आयरन हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो दैट इज नथिंग बट फेरेटिन। फेरेटिन को हम यहां पे भी पढ़ने वाले हैं, तो जस्ट बहरहाल अभी आपको याद रखना है कि फेरेटिन 25% होता है, ये परसेंटेज में है, राइट। एंजाइम्स में, लाइक आपके एंजाइम्स में कई बार आपके एज ए को फैक्टर आयरन काम करता है। तो वो को फैक्टर के रूप में जो एंजाइम्स में आयरन इन्वॉल्व है दैट इज 6%। एंड इन द मायोग्लोबिन, इन द मसल्स में जो मायोग्लोबिन है वहां पे अप्रोक्सीमेटली कितना है, अराउंड 3%। तो ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूशन की बात। देखिए, आपको एग्जामिनेशन में आपको ये पॉइंट वाइज इसके आंसर को लिखना होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन, राइट। तो ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन में बेसिकली यूटिलाइजेशन तो आयरन इतनी जगह हो ही रहा है मेनली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए बच्चों, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि आयरन जो है बेसिकली वो आपका डाइटरी आयरन दो फॉर्मेट में है, एक है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरिक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आयरन, राइट। जबकि ये हमारा कैसा है, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आयरन। तो देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ दैट आयरन आप इनटेक कर रहे हैं तो वो आपका है फेरिक फॉर्म। कौन सा है, फेरिक फॉर्म। मेजॉरिटी ऑफ द आयरन आप किस किस फॉर्म में लिया, फेरिक फॉर्म में। बच्चों, जो फेरस फॉर्म में आयरन आया या हीम आयरन आया, वो डायरेक्ट मींस फेरस फॉर्म डायरेक्ट, ये जो ब्लैक कलर से है ये आपकी म्यूकोसल सेल है। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कहां से आ रहा है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ये आपकी जीआईटी है, और जीआईटी में जो हमारी यहां से आपने आयरन का इंटेक किया, तो ये बेसिकली जो इसकी म्यूकोसल सेल है, ये वाली, ये इसकी कौन सी सेल है, म्यूकोसल सेल। ये यहां से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा अक्रॉस, और कहां जाएगा, ब्लड में। तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये पार्ट इसका, ये म्यूकोसल सेल है। अंदर म्यूकोसल सेल की बच्चों दो साइड है, दिस इज ल्यूमिनल साइड इंडिकेटेड फ्रॉम एल, एंड दिस इज द बेसोलेटरल साइड which is towards the blood vessel. So this is basolateral side and this is luminal side. So the dietary iron you are taking either in the form of ferrous or in the form of ferric, right? Ferrous form have capability to direct enter in the
विच फॉर्म? फेरस फॉर्म across the luminal site of this mucosal cell। मेनली जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां की म्यूकोसल सेल में होता है? तो बेसिकली वो ड्यूडेनम की म्यूकोसल सेल में होता है। कहां पे होता है? डियोडेनम, राइट। तो अगर हम इसको डियोडेनम की ही म्यूकोसल सेल एज्यूम करें तो ये बेसिकली अब जो आयरन फेरिक फॉर्म में है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? फेरस फॉर्म में। तो यहां से आपका कई बार क्वेश्चन बनता है जीपैट का कि फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कौन से इन्वायरमेंट में ज्यादा होता है। देखिए अब यहां से ये बात समझ में आ रही है कि देखिए म्यूकोसल सेल की ल्यूमिनल साइड से जो आयरन का फॉर्म ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ओनली फेरस फॉर्म, नॉट फेरिक फॉर्म। तो इट मींस अगर आपने फेरिक फॉर्म में कंज्यूम किया, जो कि आप मेजॉरिटी ऑफ केसेस में करते हो, तो आपको इट मस्ट हैव टू रिड्यूस्ड इन Fe+2 फॉर्म। सो इसका जो रिडक्शन है वो बेसिकली कौन कर रहा है? एसिड करता है। एसिड के प्रेजेंस में ये रिड्यूस ज्यादा होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के। तो बेसिकली लाइक हम एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करें तो एसिड एंड रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ज्यादा से ज्यादा Fe+3 कन्वर्ट होगा Fe+2 में। अच्छा, जो Fe+2 आया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नाउ दिस बोथ Fe+2 थ्रू द डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, किसके थ्रू? दिस डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। दिस डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 is a transporter located on the luminal side of the duodenal mucosal cell and has capability to transport the ferrous form across the luminal side। अब जब अक्रॉस द ल्यूमिनल साइड ये बच्चों आ गया तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द Fe+3 फॉर्म। देखिए Fe+2 और Fe+3 फॉर्म ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल है। जो ऑक्सीडो रिडक्टेज ग्रुप ऑफ एंजाइम है वो बार बार इसको ये करते रहेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो Fe+2 कई बार Fe+3 में कन्वर्ट होगा, Fe+3 कई बार Fe+2 में कन्वर्ट होगा। तो लाइक Fe+3 यहां से मींस अभी तक जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ल्यूमिनल सेल को केवल कौन सी स्टेट क्रॉस करेगी? Fe+2। नाउ Fe+3 में कन्वर्ट हुआ एंड Fe+3 कंबाइंड विद Fe+3 स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। तो ये फेरेटिन कहां से आया? देखिए बच्चों यहां पे आपका जो Fe+3 है, ये Fe+3 ये कंबाइंड होगा एक स्पेशल प्रोटीन का और उस प्रोटीन का नाम है एपोफेरेटिन। इसका नाम क्या है? एपोफेरेटिन। एंड एपोफेरेटिन कंबाइंस विद द Fe+3 एंड फॉर्म फेरेटिन एंड दिस इज द स्टोरेज फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म ऑफ किसका है? आयरन का। और आयरन में किस स्टेट का? Fe+3 का। तो Fe+3 फेरेटिन फॉर्म में स्टोर्ड होता है और बेसिकली फेरेटिन को बनाता कौन है? Fe+3 जब कंबाइंड होता है किससे? एपोफेरेटिन से, तो बनाता है फेरेटिन। फेरेटिन के जब कई मॉलिक्यूल एक साथ गैदर्ड होके जब बिग मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीमोसेडरिन। क्या बोलते हैं हम? हीमोसेडरिन। ये कई बार आपके जीपैट के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो बहरहाल फेरेटिन जो इसका स्टोर्ड फॉर्म है ये बन गया। अब ये म्यूकोसल सेल में स्टोर्ड हो गया। जब कभी इसका क्या होगा? एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब वो म्यूकोसल सेल जब टूट के गिरेगी या टूटेगी, रप्चर होगी, तो वहां से क्या रिलीज होगा? आयरन रिलीज होगा या हम कह सकते हैं फेरेटिन रिलीज होगा। अब ये जो Fe+2 है ये म्यूकोसल सेल से ट्रांसफर होगा कहां? ब्लड वेसल्स में, बेसिकली प्लाज्मा में। ये आपकी ब्लड वेसल्स है। अब इसको क्रॉस करना है किसको? बेसोलेटरल साइड को। तो थ्रू द बेसोलेटरल साइड फेरोप्रोटीन 1 FP1 ट्रांसफर दिस Fe+2 इनटू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये ब्लड प्लाज्मा में आ गया बेसिकली ये Fe+2। Now this Fe+2 again enzymatically converts into the Fe+3। Now this Fe+3 has their receptor on this blood vessels or you can say that in blood plasma। ये जो रिसेप्टर है दैट इज ट्रांसफेरिन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली ट्रांसफेरिन। ये रिसेप्टर नहीं है, सॉरी। Fe+3 बाइंड्स विद द ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर है जो उसको ब्लड में लेके क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा किसका? Fe+3 का। तो बच्चों Fe+3 के ट्रांसपोर्टर के लिए प्लाज्मा में Fe+3 को क्या मिला? ट्रांसफेरिन, राइट। अब ट्रांसफेरिन once reaches to the
इरिथ्रोसिटिक प्रिकर्सर सेल। कहां पहुंचेगा ये? इरिथ्रोसिटिक प्रिकर्सर सेल में। तो ये देखिए, ये बच्चों ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर हैं। इरिथ्रोसिटिक प्रिकर्सर सेल को और हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। नाउ दिस transferrin receptor present on the erythrocytic precursor cell or reticuloendothelial cell, it binds with the TFR, transferrin receptor, and thereafter there will be mechanism of endocytosis. इसका एंडोसाइटोसिस होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, और एंडोसाइटोसिस के बाद होगा इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में सारी चीजों को ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफेरिन आपका रिसेप्टर अलग हो जाएगा, यहां से वो सरफेस पे चला गया, ट्रांसफेरिन अलग आ गया, और ट्रांसफेरिन अगेन कहां चला जाएगा? ये ब्लड में, जो कि अगेन रिकैप्चर करेगा किसको? Fe+3 को। तो ये अलग हो गया, और जो उसमें Fe+3 था दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू Fe+2, और Fe+2 हियर गोज इनटू द हीमोग्लोबिन, और इसको कहां यूटिलाइज कर लिया गया? हीमोग्लोबिन में। तो ये आपने पूरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कवरेज है 66% हीमोग्लोबिन में, उसका ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन देखा। तो हम बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयरन आपका किस फॉर्म में ल्यूमिनल साइड से एब्जॉर्ब होगा? फेरस फॉर्म में। फेरिक को फेरस में जीआईटी ट्रैक में कौन सा इन्वायरमेंट ज्यादा प्रमोट करता है? मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कौन सा प्रमोट करता है? एसिड या रिड्यूसिंग एजेंट। ल्यूमिनल साइड पे ट्रांसपोर्टर DMT1, बेसोलेटरल साइड पे FP1 जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा Fe+2 का। ट्रांसफेरिन से कंबाइंड होगा ब्लड प्लाज्मा में, देन ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से, देन एंडोसाइटोसिस, देन इंटरनलाइजेशन, देन रिलीज ऑफ Fe+3, देन कन्वर्जन ऑफ Fe+2, and then Fe+2 goes to the hemoglobin. So this is the transport and utilization of iron. तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो हमने और क्या देखा? ये सारी चीजें आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी। मोस्टली इसका एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? डिओडेनम में। अच्छा, अब आयरन के बच्चों दो फॉर्मेट हैं, या तो आप पेरेंटल फॉर्म में आयरन लेते हो या तो ओरल फॉर्म में। तो पेरेंटल फॉर्म में जब हम आयरन लेते हैं तो बेसिकली ये आयरन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में कोट करना होगा, लाइक आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट। तो आपका क्या है? आयरन डेक्स्ट्रॉन एंड आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट। जबकि ओरल फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? जैसे हम पेरेंटल क्यों लेते हैं? मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ओरल फॉर्म ऑफ द पेरेंटल फॉर्म, ओरल फॉर्म ऑफ द आयरन के लिए टॉलरेंस है, या उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप उसको ओरल आयरन नहीं दे सकते, इपीगैस्ट्रिक पेन उसको ऑलरेडी ज्यादा है तो आप उसको नहीं देंगे, तो वहां पे हम पेरेंटल देते हैं। ओरल फॉर्म ऑफ द आयरन के एग्जाम फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, राइट। तो ये आपको एग्जामिनेशन में अपने एग्जांपल्स कोट करने होंगे कि आयरन की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज ईदर इन द पेरेंटल और एज वेल एज इन द ओरल फॉर्म। तो पेरेंटल का एग्जांपल और ओरल का। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो करता है, ये स्टेनिंग ऑफ टीथ करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अपसेट जिसमें इपीगैस्ट्रिक पेन आता है, मेटेलिक टेस्ट इसका होता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ। ये इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट है, राइट। तो अभी यहां से कोई पॉइंट हमारा क्या मिसिंग है? नहीं मिसिंग है। अब ये हिमोसाइड्रिन वाला पॉइंट भी हमारा हो गया, राइट। तो अब ये बचा आयरन पॉइजनिंग। देखिए बच्चों, आयरन पॉइजनिंग में बेसिकली आयरन की अगर पॉइजनिंग होती है, आयरन का इंटेक किसी वजह से ज्यादा हो जाता है, एक्सीडेंटल हो या उसका कोई भी रीजन हो, तो एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में जो हम बेसिकली यूज करते हैं दैट इज डेस्फेरियोक्सामिन। क्या यूज करते हैं हम? डेस्फेरियोक्सामिन। तो आयरन का एक्यूट पॉइजनिंग का एंटीडोट है डेस्फेरियोक्सामिन, जिसको हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं। जबकि क्रॉनिक आयरन ओवरलोड अगर हो, लाइक किसमें होता है? थैलेसीमिया में, तो उसमें हम क्या देते हैं? ओरल चिलेटिंग एजेंट देते हैं, और बेसिकली वो क्या होता है? डेफेरिप्रोन। क्या होता है? DEFERIPRON, डेफेरिप्रोन। तो ये आपको जरूर लिखना है, कई बार ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है यहां से क्वेश्चन, और आपका होपफुली ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेमाटेनिक्स, और उसको हमने पढ़ा आयरन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।